नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, और बेसिक मैथ्स सीरीज में बड़ा मज़ेदार चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता होगा कि जहाँ पर समांतर श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे पढ़ने वाले ये समांतर श्रेणी, आप कहीं जैसे कोई बुक्स वगैरह भी परचेस करेंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई चैप्टर आपको दिखाई नहीं देता है ना कि समांतर श्रेणियाँ, लेकिन क्वेश्चन आता है इसका या इसका कहीं ना कहीं उससे रिलेशन रहता है। तो ये अगर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले तो कहीं हमें इसका कई फायदा हो सकता है, ठीक है ना। समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, श्रेणियाँ क्या होती है, सीक्वेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होती है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या श्रेणी और सीक्वेंस क्या ये एक ही है या अलग अलग है। तो हम पूरा जीरो लेवल से यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं। हर कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और हर कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चैप्टर बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। आज की क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ मैं एक ही क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। भाई आप जानते हैं कि मैथ्स में जो भी नाम होता है, कोई भी चैप्टर का नाम है, हो सकता है कि किसी मैथमेटिशियन के नाम से या गणितज्ञ के नाम से उस चैप्टर का नाम है, या तो फिर उसके गुणों के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। गुणों मतलब उसकी प्रकृति जैसी होती है उस आधार पर नाम रखा जाता है। और ये जो नाम दिखाई दे रहा ना, ये जैसा काम वैसा नाम, कहने का मतलब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है उसी के आधार पर नाम रखा गया है। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखिए। समांतर, समांतर, समान, समान अंतर, क्लियर सी बात है, समान अंतर। अरे जिसमें क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। और श्रेणियां, तो ये श्रेणी से बना हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें श्रेणी समझना पड़ेगा पहले कि ये श्रेणी होता क्या है। एक्चुअल होता क्या है कि अगर हम बेसिक से, अगर जीरो लेवल से अगर हम समझे ना, तो इस चैप्टर का अर्थ ही हमें समझ में आ जाता है। सेम ऐसे अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब एक जैसे डिफरेंस वाला, प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस हो रही है, मतलब एक श्रेणी बन रही है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ते समय में कई अलग अलग वर्ड यूज दिखेंगे कि भाई सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सीक्वेंस का कई जगह यूज किया जाएगा। सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस मतलब अनुक्रम जिसको बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनुक्रम, अनुक्रम हिंदी में। और एक होता है श्रेणी, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, श्रेणी, ठीक है ना। श्रेणी इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन। और एक होता है सीरीज, सीरीज, और जिसको बोला जाता है श्रेणी। देखिए दोनों में अंतर है, ये श्रेणी है और ये श्रेणी है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। कई बच्चे श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते, श्रेणी, श्रेणी थोड़ी है, समांतर श्रेणी है ऐसा। ये तीनों होते क्या है, इस बात को समझने के लिए हम अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। देखना, अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि एक पद, जैसे अगला पद पिछले पद से कोई एक नियम के तहत बनना चाहिए। जैसे देखना 1 और यहां पर लिख दिया मैंने 2, मतलब यहां से यहां का 1 का अंतर है, और यहां पर लिख दिया मैंने 4, यहां 2 का अंतर है, और यहां पर लिख दिया 7, यहां 3 का अंतर है, और यहां लिख दिया 11, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। हो क्या रहा, अगर इसमें 1 को प्लस कर दिया जाए तो अगला पद आ जाएगा, इसमें 2 को प्लस कर दिया जाए तो अगला पद आएगा, इसमें 3 को प्लस कर दिया जाए तो अगला पद आएगा, इसमें 4 को प्लस कर दिया जाए तो अगला पद आएगा। तो मेरे ख्याल से आप अगला पद बता सकते हैं, अगली टर्म कौन सी आएगी, बता सकते ना भाई। यहां पर 1 को प्लस किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को प्लस किया, और फिर अब 5 को प्लस करेंगे तो अगला पद आएगा। क्लियर, चलिए ठीक है। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2, 4, 8,
16 और डेज डेज डेज। हो क्या रहा है यहां पर, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला पद आया, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पद आया, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पद आया, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगला पद आएगा। ये बात क्लियर है। मतलब आगे क्या आने वाला तो आप बता सकते कि 32 आएगा। और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आप तुरंत बता सकते कि आगे क्या आने वाला है। यहाँ 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर, और आगे जाके क्या आने वाला, 5 का स्क्वायर आएगा। अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, +3 का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। अरे ये क्या हो गया, 9 और ये 4, इसमें 5 को प्लस करने पर ये आ रहा। यहाँ पर कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। ये तो गड़बड़ हो रही है। अगर आप ऐसे में देखेंगे तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है ये, लेकिन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इससे समझ में आ रहा। तो मतलब अगला पद जो बन रहा ना, वो किसी न किसी एक नियम के तहत बन रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा, अनुक्रम। कहने का मतलब आप इस आधार पर अगला पद बता सकते हो। आप बता सकते ना, ऐसे कई सारे हो सकते हैं अनुक्रम। श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, तो श्रेणी होता है यानी कि प्रोग्रेशन क्या होता है, एक जैसा नियम लगना चाहिए। एक जैसा नियम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर 1 को प्लस किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर जो काम यहां किया वही काम यहां पर भी करना है, वही काम यहां पर करना है, वही काम यहां पर करना है। अगर 1 को प्लस किया तो हर जगह 1 1 1 को प्लस करना है। अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हर जगह 2 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर 3 से डिवाइड किया तो हर जगह 3 3 से डिवाइड करना है। मतलब हर बार जैसे यहां पर किया ना, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का, हाँ ये प्रोग्रेशन है, ये श्रेणी है, ये नहीं है श्रेणी, क्योंकि हर जगह अलग अलग काम कर रहे हैं हम। यहां पर भी हर जगह अलग अलग काम कर रहे हैं, ये श्रेणी नहीं है। श्रेणी का मतलब क्या होता है कि अगली जो पद आएगा वो पिछले पद से कुछ एक नियम के तहत आना चाहिए और सेम नियम लगना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा 5, यहां लिखा 10 और 15 और 20 और डेज डेज डेज। कौन सा नियम लग रहा है, यहां पर +5 लगा, यहां पर भी +5 लगा, और यहां पर भी +5 हुआ। क्या हुआ, हर बार सेम नंबर को प्लस करने पर अगली टर्म आ रही है। सेम इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि यहां मेरे पास में 2 है, यहां 4 हो गया, यहां 8 हो गया, यहां 16 हो गया, यहां पर क्या हो रहा, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगली टर्म आएगी। तो ये प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि हर बार एक ही जैसा काम कर रहा है। जैसे मान लिया जाए 32 यहां 16 लिख दिया, इसमें मैंने क्या किया, 2 से भाग दिया, फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। कहने का मतलब हर बार एक जैसा काम करना, चाहे डिवाइड करोगे तो हर बार डिवाइड करना है सेम नंबर से, हर बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हर बार मल्टीप्लिकेशन करना है सेम नंबर से, जोड़ना है तो हर बार प्लस प्लस करना है आपको, अगर यहां पर माइनस करना है तो हर बार एक जैसी चीज होना चाहिए और सेम नंबर से माइनस करना चाहिए। तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब इसके प्रकार फिर हमें पढ़ना है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हमने समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा, मतलब कहने का मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। ऐसा काम आज की क्लास में करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। जनरली बच्चे ये सर सारी चीजें पढ़ते नहीं है, बोलते सर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं है। अरे आपको जब नॉलेज होगा, क्वेश्चन को घुमाया जाएगा,
है ना। कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो आपको मालूम होना चाहिए, जो बेसिक के अंतर्गत आती है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मालूम तो उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको इंफॉर्मेशन पूरी मालूम होना चाहिए। ओवरऑल आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ था ना, तो उसको अनुक्रम के अंतर्गत रखा था। अरे यहां पर भी तो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो हाँ, कहने का मतलब जितनी भी श्रेणी है ना, वो सारे अनुक्रम हो सकते हैं, लेकिन सारे अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई? मतलब जितने भी अनुक्रम हैं वो सारे जरूरी नहीं है कि श्रेणी होगी, लेकिन सारी जितनी भी श्रेणियां हैं वो अनुक्रम हो सकते हैं। जैसे ये वाला देखें, ये श्रेणी भी है, अनुक्रम भी है। अब सीरीज क्या होती है? और नाम से क्लियर है, सीरीज तो बड़ा पॉपुलर वर्ड है ना, याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सीरीज तो बड़ी पॉपुलर वर्ड है। जैसे हमारे यहाँ कोई त्यौहार वगैरह होती है, कोई बड़े फंक्शन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सीरीज जलाते हैं, लाइट की सीरीज जलाते ना। दिवाली में ऐसे कोई त्यौहार में घर को बड़ा लाइट से सुसज्जित करते हैं, मतलब सीरीज जलाते हैं। सीरीज जलाते हैं मतलब एक लाइट को दूसरे लाइट से, दूसरे लाइट को तीसरे लाइट से, ऐसे लाइट को जोड़ देते हैं हम एक सीरीज में। जोड़ते कि नहीं? और इसी को तो सीरीज बोला जाता है। कहने का मतलब क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। जो भी श्रेणियां है ना, जैसे ये लिखी हुई है 5, 10, 15, 20 और डैश डैश डैश, अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? ये जो श्रेणी है वो क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। अनुक्रम भी श्रेणी बन सकती है। देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 11 + डैश डैश डैश। सिंपल काम। अनुक्रम हो चाहे श्रेणी हो, इनको प्लस या माइनस अल्टरनेट भी कर सकते हैं आप। माइनस 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 भी कर सकते हैं, या एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार प्लस या माइनस साइन से क्या कर देते हैं हम? इसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। तो ये नोट्स आप लिखना, इसकी डेफिनेशन भी लिखना। अनुक्रम क्या होता है कि अगला पद पिछले पद से किसी एक नियम के तहत आता है, वो क्या होता है? अनुक्रम होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक जैसा नियम चलता है। जैसे अगला पद पिछले से जो नियम लगेगा वही आगे भी नियम लगना चाहिए। जैसे यहां पर +5 हुआ तो यहां पर भी +5, यहां पर भी +5, आगे भी +5। यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ तो सेम, डिवीजन हुआ तो सेम, माइनस हुआ तो सेम। तो ये क्या कहलाती है? सेम चलेगा तो श्रेणी कहलाती है, श्रेणी। और सबको प्लस कर दिया जाए तो श्रेणी हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया काम हो गया हमारा। मतलब तीनों चीजें, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि श्रेणी और श्रेणी क्या होता है ना। अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी, ये तीनों में डिफरेंस हमें यहां पर पता चल गया। अब हमें पढ़ना है समांतर। समांतर पढ़ना है, समांतर। समांतर का मतलब यह है कि समान होना चाहिए अंतर। जैसे मान लिया जाए यहां पर 2 लिखा, यहां पर 5 लिखा, 5 यहां 8 लिख दिया, यहां 11 लिख दिया, और डैश डैश डैश। अगर मैं इसमें 3 को प्लस कर देता हूं, किसको? 3 को प्लस कर देता हूं, तो अगला पद आ जाएगा। और जो यहां पर किया वही काम यहां पर भी करना है। इसमें भी 3 को प्लस करेंगे तो अगला पद आ जाएगा, इसमें भी 3 को प्लस करेंगे तो अगला पद आ जाएगा, और ऐसा चलते रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जैसे बेसिक 0 लेवल से पढ़ने का फायदा यह होता है कि उससे रिलेटेड चाहे कुछ भी आ जाए। फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे सर इतना डिटेल में इतना टाइम क्यों हम बर्बाद करें। बर्बाद नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। कोई भी चैप्टर है तो उसको पूरा 0 लेवल से जड़ से समझना है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनेगा। और बेस अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप ट्रिक रट रट के परेशान हो जाएंगे, सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता, आपके बेसिक से सिलेक्शन होता है। आई बात समझ में? ट्रिक तो आप खुद भी बना लोगे, बन जाएगी। आप देखना, एक चैप्टर को पूरा निचोड़ डालो, निचोड़ डालो मतलब उसके 1000 क्वेश्चन बना के देख लो, प्रूफ करना है तो
अब आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप खुद ट्रिक से, फास्ट कैलकुलेशन से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपका बेस ही मजबूत होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा कि हर पद क्या हो रहा कि +3 करने पर ऐड हो रहा। 70, 68, 66, 64 और डैश डैश डैश। यहां पर क्या हो रहा, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा, इसमें से भी 2 को माइनस करेंगे तो ये आ रहा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें -2 को प्लस कर रहा हूं, है ना। मतलब इसमें से 2 को घटा रहा हूं, 2 को घटा रहा हूं, 2 को घटा रहा हूं, ऐसा बोल सकते हैं हम। 17, 17, 17, 17 और डैश डैश डैश। अब ये बताइए मुझे कि ये समान अंतर है क्या? यहां पर भी अंतर समान था, देखिए ना, -2 -2 -2 +3, मतलब प्लस या माइनस हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा, 0 को प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी 0 को प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी 0 को प्लस करेंगे तो ये आएगा। अगर अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दिया या अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दिया जाए तो अंतर समान आना चाहिए। देखिए ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा, 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ रहा। समान आ रहा क्या? हाँ, समान आ रहा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 -0 0 0। कहने का मतलब जो है ना, समान अंतर जो है ना, समान अंतर, ये क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, शून्य। क्या हो सकता है? शून्य, यानी कि 0 भी हो सकता है। तो इसी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि समान अंतर होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, बस उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? जैसे मान लिया जाए यही है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे मान लिया जाए यही क्वेश्चन दे दिया आपको 3 और आपसे पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये बता दो आप। तो बड़ा सिंपल सा काम है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, चौथे में से तीसरे को माइनस करो, और यहां पर अगर समान अंतर आ गया, समान अंतर आ गया, समान अंतर आ गया तो समांतर श्रेणी है। बस इतनी सी बात। ऐसा भी पूछा जाता कई बार, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आ रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आ रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आ रहा। समान है ना? हाँ, समांतर श्रेणी है। यहाँ 0 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ रहा, मतलब समांतर श्रेणी है। बस अंतर समान होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब सुनिए, समांतर श्रेणी कब बोलेंगे, कितने पद होना चाहिए इसमें? तो देखिए, मेरे पास में फर्स्ट टर्म कौन है? 2 है, अगली टर्म कौन है? 4 है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी अगली टर्म क्या आएगी। अब वो श्रेणी या सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हम, सीरीज या सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे। अगला पद क्या आएगा? मैंने बोला कि मेरे पास 2 रुपए थे, अब 4 रुपए हो गए, है ना। अब आगे चल के उसी क्रम में अगर चला जाए तो आगे क्या होगा? अरे 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आया, और 4 में भी 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा ना। हाँ, हो सकता है। 2 का डबल 4 है और 4 का डबल कितना है? 8 है। अरे तीसरा पद तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता ना। तो ये होगा कि ये होगा। तो कहने का मतलब जब आपके पास में 2 टर्म हो, केवल 2 टर्म हो, तो आप थर्ड टर्म नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्या आएगी। इसलिए याद रखना कि श्रेणियां चाहे कैसी भी हो, प्रोग्रेशन चाहे कैसा भी हो, कम से कम मिनिमम 3 टर्म आना चाहिए।
आपके पास 3 टर्म रहेगी तभी आप उसको प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। 2 टर्म के बेस पर नहीं बोल सकते हम, मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए। अब सुनिए, जो पहले नंबर पर लिखा है ना उसको बोला जाता है A1, दूसरे नंबर पर लिखा है तो उसको बोला जाता है A2, तीसरे नंबर पर होता है तो उसको बोला जाता है A3, चौथे नंबर पर होता है तो उसको बोला जाता है A4, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। बात को जरा ध्यान से समझना। अब यहां से सही चैप्टर स्टार्ट हुआ। सही चैप्टर का मतलब अभी तक तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन ली थी, अब यहां से समांतर श्रेणियों वाली बात हम यहां पर कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे जो पहले नंबर पर लिखा रहेगा उसको A1 बोलेंगे, दूसरे नंबर पर लिखा उसको A2, तीसरे नंबर पर लिखा है उसको A3, और चौथे नंबर पर लिखा उसको A4। या पहले नंबर पर लिखा उसको T1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, T2 भी बोला जाता है, सेकेंड टर्म, T3 भी बोला जाता है, थर्ड टर्म, T4 भी बोला जा सकता है, फोर्थ टर्म। जनरली हम इसको फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है। और इसमें कोई एक फिक्स नंबर को जोड़ने पर अगली टर्म आती है नहीं। तो मान लिया जाए मैंने क्या किया, इसमें D को जोड़ दिया, D को प्लस कर दिया, इसमें और उसी को प्लस करेंगे। किसको प्लस किया? अरे इसमें, इसके बाद इसमें किसको प्लस किया मैंने? D को। तो इसमें D को प्लस करेंगे तब अगला टर्म आएगा ना 2D। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर क्या आ जाएगा? A + 3D। ये बात समझ में आई क्या? कैसे पहचानेंगे कि ये AP है? अरे बड़ा सिंपल सा काम है। AP यानी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें से इसको घटाओ, A + D - A, तो A से A कैंसिल, तो क्या बचा? D बचा कि ना आपके पास? हाँ D बचा। इसमें से इसको माइनस करो, A + 2D - A + D, तो A + 2D और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -A - D, A से A कैंसिल और 2D में से D को माइनस करेंगे तो D। यहां पर भी तो D आया ना, आया ना। यहां पर भी कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। मतलब डिफरेंस समान है ना, समान अंतर है ना। हाँ या ना बोलो जल्दी। अरे समान अंतर है कि नहीं? हाँ समान अंतर है। माइनस करके देखेंगे तो समान अंतर मिल रहा, तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। बस सिंपल सा काम है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितने D है? अरे इसमें कितने D है? 1 D है, 0 D है। इसमें कितने D है? 1 D है। ये थर्ड टर्म है तो इसमें कितने D है? 3 D है। ये फोर्थ टर्म है तो कितने D है? अरे फिर से, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें कितने D लिखे मैंने? कोई D नहीं है, 0 D। ये सेकेंड टर्म है तो इसमें कितने D लिखे हैं? 1 D लिखा है। ये थर्ड टर्म है तो कितने D लिखे हैं? 2 D लिखे हैं, मतलब एक कम D लिखा है इसमें। ये फोर्थ टर्म है तो कितने D लिखे हैं? 3 D लिखे, एक कम लिखा है। अगर मेरे पास में nth टर्म है, या Tn भी बोल सकते हैं इसको, तो इसमें कितने D हो गए? तो जल्दी बता दो आप। अरे 4 है यहाँ, तो यहाँ 3 D है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 D है, तो यहाँ पर कितने D हो गए? ये n है तो n में से एक कम करेंगे तो इतने D हो गए। आ गई क्या बात समझ में? कुल मिला के आपके पास में एक फार्मूला बन गया यहां पर, AN बराबरी से A + n - 1D। ये एक फार्मूला बन गया। क्लियर? मतलब केवल और केवल, अभी आपको केवल इतनी सी बात याद रखना है कि जैसे आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ कि 7th टर्म में कितने D, 7th टर्म क्या होगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये प्लस कौन सी टर्म चाहिए आपको? 7, तो 6D हो जाएगा, मतलब एक कम D होता है ये। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा इजी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस पर बाद में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब याद रहे, इसको मैं अभी हटा रहा हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। याद रहे कि प्रथम पद जो है ना, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है। किससे? A से। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस।
इसको डी से डिनोट किया जाता है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको यन से डिनोट किया जाता है। और यनवा पद, यंत वा यनवा पद, यनवा पद यानी कि यंत टर्म, यंत टर्म, इसको ए एन से डिनोट किया जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा अभी कुछ ऐसा? अरे बड़ा सिंपल सा काम है भाई। जो पहले नंबर पर लिखा है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। इसमें कितने पद है? 1 2 3 4, जितने भी पद रहेंगे, जितनी भी टर्म रहेगी उसको एन से बोला जाता है। जैसे 4 पद है तो एन का मान 4। यनवा पद, भाई ये कौन सा पद है? चौथा पद है तो इसको चौथा पद बोलेंगे। ऐसे ये यनवा पद है तो इसको यनवा पद बोलेंगे। ये दूसरा पद है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बस इतनी सी बात है अभी तक। यहाँ पर क्वेश्चन बड़े सिंपल हो गए। चलिए ये नोट करते हुए चलेंगे आप, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से समझना। हम बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस ये बात याद रहे, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर इतना आराम से, बढ़िया, मतलब देखिए टाइम लग जाए लेकिन कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। एपी के लिए पहला पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। अरे बड़ा सिंपल सा काम है। ये पहला पद है ना, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अरे जो पहले नंबर पर आया वो ए होगा, पहला पद होगा। और डी इज इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, A2 में से A1 को माइनस कर दो, तो A2 की वैल्यू कितनी है? 1। अरे दूसरा पद कौन है? ये, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? -2। या तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है? -1, तो कितना हो जाएगा? -2। या तो फिर इसमें से एक कोई भी काम करना है, इतने सारे काम नहीं करना है हम लोग को, कोई भी एक काम। या तो फिर क्या करो, A4 में से A3 को माइनस करो, तो -3 माइनस -1। अरे -3 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। 3 + 1 माइनस माइनस +1, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। बस इतना सा काम है। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको ऐसी एपी दी है तो फर्स्ट टर्म बता सकते हो कि कौन सी है? तो पहले नंबर पर जो लिखी है वो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर यानी कि डी। अरे कॉमन डिफरेंस भी उसी को बोला जाता है, सार्वांतर हिंदी में बोला जाता है उसको। और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, सब में एक जैसे ही आएगा। क्लियर? चलिए, बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट टर्म कौन है बताओ? तो फर्स्ट टर्म तो ये बराबर से है, फर्स्ट टर्म मतलब पहले नंबर की। और d इज इक्वल टू क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म कौन है? ये 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कौन है? 1/3। और एलसीएम 3 आ जाएगा तो 5 - 1 तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो ये आ जाएगा d। आ गई बात समझ में? सिंपल सा, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। वो तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, अभी पहले बेसिक है, अच्छे से समझ लो उसको, स्पीड बन जाएगी, स्पीड की टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। आप घड़ी लगा के मत बैठ जाना कि अरे सर आपने तो इतना टाइम लगा दिया था इस क्वेश्चन में। नहीं, घड़ी लगा के नहीं बैठना, आपको समझने पर कंसंट्रेट करो। घड़ी तो अपन लगा लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब टाइम का कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे, पहले बेस समझना जरूरी है। एपी के पहले 4 पद लिखे, पहला पद ए और सार्वांतर कौन है? डी है। याद रखना कि पहला पद किसको बोला जाता है? A1 किसको बोला जाता है? ए को। ए का मान कितना है? तो 10 है, दिया है आपको। अब देखना A2 किसको बोला जाता है? A + D को बोला जाता है। किसको?
ए टू किसको बोला जाता है, ए प्लस डी को, याद रखना। ये सेकेंड टर्म है तो एक डी आएगा, बस इतनी सी बात याद रखना है। तो एक का मान कितना है, 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 20। ए 3 तो क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। अरे थर्ड टर्म है तो 2d आएगा, एक कम d आता है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 to 20, और ये कितना हो गया 30 आ गया। कितने पद लिखना है, कितने, अगले 4 पद लिखना है, नहीं ये पहले 4 पद लिखना है। अब फोर्थ भी निकालना है अपने को, a प्लस 4d, सॉरी 3d। याद रहे कि जो पद रहेगा उससे एक कम d रहना चाहिए, है ना। तो ये मतलब 10 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है 10, तो 30 और 10 40, बस हो गया। यही तो पूछा था आपसे कि पहला पद बता दो, दूसरा पद बता दो, थर्ड टर्म बता दो, फोर्थ टर्म बता दो। 4 टर्म पूछी थी, बता दी हमने चारों टर्म, है ना, सिंपल है ना। चलिए और एक बार, पहला फर्स्ट टर्म कौन होगी, ये ही होता है जो कि 4 है। सेकेंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है -3, है ना, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है -3, तो क्या हो जाएगा 4 - 6 = -2। आ गया समझ में। अब a4 क्या होगा, a प्लस 3d, अरे फोर्थ है तो 3d, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 4 - 6, अरे ये क्या हो गया यहाँ पर, ये 3d है, 3d, हाँ, तो -9, तो कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5, बस हो गया काम, है ना। एक गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ सही तो है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है -3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3, मतलब फंडा पूरा वही चलेगा। तो चारों टर्म हमने निकाल दिए यहां पर, बस। चलिए आगे बढ़ते हम। अब आपसे पूछा है कि कौन एपी में है या नहीं है। संख्याओं की कौन सी सूची एक एपी बनाती है, यदि वे एक एपी बनाते हैं तो सार्वअंतर बताइए, डी ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद भी लिखिए, अगले 3 पद भी अगर एपी में है तो। मुझे एक बात बताइए कि ये एपी में है या नहीं है, कैसे बताओगे आप। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा, क्यों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्या समान है, हाँ समान है, मतलब एपी में है, और एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है, इसके अगली 3 टर्म लिखना है हमें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, पहले तो ये बता दो कि a = कितना है 4 और d = कितना है, तो सेकेंड टर्म a2 - a1, a2 का मान कितना है 10 - 4, तो कितना हो जाएगा 6। अरे कितनी भी टर्म पूछी जाए आपसे कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी टर्म पूछी जाए, आपको a और d अगर मालूम है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप। अगर आपसे बोला जाए कि 25वां पद 25th टर्म निकालो, तो अगर आपको a और d मालूम है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, अब कौन सी निकालना है, ये 5th निकालना है। बड़ा सिंपल सा काम है, a प्लस 4d होता है ये, इसकी अपेक्षा एक कम d। ये बात तो अब दिमाग में भर गई होगी ना, जो भी टर्म निकालना है उसमें एक कम d लगेगा। तो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 4 जा 24, 24 और 28। 5th टर्म हमने निकाल ली, क्यों 5th निकाली, अरे 4 तो ऑलरेडी दी हुई है, हमें 5th टर्म निकालना है। a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d,
तो 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 5 और डी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 30, तो 34 हो जाएगा। ए 7, तो ए प्लस 6d, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 6 और डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 36 और ये कितना हो गया 40। तो 3 टर्म बोला था तो 3 टर्म हमने निकाल लिया यहाँ पर, बस हो गया काम। आई बात समझ में? तो सिंपल है कि नहीं है? हाँ सिंपल है ना। चलिए, मतलब कितनी भी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हम। अब मुझे एक बात बताइए कि एपी में है या नहीं है। पहले तो एपी में चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 25, अरे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और ये हो गया 49 और इसी प्रकार से आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 8, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना हो गया 16, अरे ये और ये बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो एपी में है क्या? नहीं है। तो ये एपी नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर है तो अगले पद लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया उसकी वैल्यू, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया तो इसकी वैल्यू क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? एपी में नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा काम है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि कोई एपी में है या नहीं है, ये चेक किया। अगर एपी में है तो अगले पद लिखते बन गई हमें कि अगले पद कैसे आएंगे। अब इस बात को याद रखना कि यनवा पद, यंथ टर्म यानी कि यनवा पद, हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया ना कि मुझे अगर थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करूंगा? a प्लस 2d, इसकी अपेक्षा एक कम करूंगा ना, इसकी अपेक्षा एक कम। जैसे अगर मान लिया जाए मुझे 15वां पद निकालना a15, तो कैसे निकालूंगा? a प्लस एक कम d, अरे इसकी अपेक्षा एक कम d लिखा जाता है। बस इतनी सी ना आपको। अगर मुझे यनवा पद निकालना, कौन सा पद निकालना है? यनवा पद an, तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस यहां जो भी है उससे एक कम, ये कम कर दिया, एक कम कर दिया और d। बस ये वाला अगर आपको फार्मूला मालूम है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे बनेंगे ये बात देख लो आप, कैसे बनेंगे देखना। ए का मतलब क्या है? यहां पर ए का मतलब है पहला पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब क्या है? सार्व अंतर। क्या? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और n का मतलब क्या हो गया? पदों की संख्या। जैसे नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है भाई। और an का मतलब क्या है? यनवा पद, यानी कि यंथ टर्म। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है? कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 और 4। बस अब कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। 4 चीजें हो गई। कितनी? 4 में से कोई भी 3 दी है और चौथी आपसे पूछी है तो आप निकाल सकते हो सकता है कि ये तीनों चीजें दी है, ये निकालना है। हो सकता है कि ये तीनों दी है, ये निकालना है। हो सकता है कि ये तीनों दी है और ये आपको ज्ञात करना है। बस इतनी सी बात है।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर, उस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना। अगर मान लिया जाए मेरे पास में 5, 10, 15 और डेज 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 ऐसा कंटिन्यूअस, ठीक है। आपसे बोला जाए कि 80वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा? 80 ज्यादा हो जाएगा 40 या 35। आपको क्या निकालना है? 35वां पद ज्ञात कीजिए, 35वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या बोला है? 35th टर्म फाइंड करिए, फाइंड 35th टर्म। क्या पूछा है आपसे? ये वाला nवां पद, यानी कि 35वां पद। मतलब क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए? ये और ये तीन चीजें अगर मालूम है तो आप ये चौथी चीज निकाल सकते, कुछ भी पूछा जाए। देखना आप, एक की वैल्यू कितनी है तो पहला पद 5, डी की वैल्यू कितनी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 5 तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। कौन सा टर्म, कौन सी टर्म निकालना है? 35वीं टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 35। अरे n मतलब ये यहां पर जो लिखा है ना नीचे, वो n होता है, ठीक है ना। तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम, a 35 इज इक्वल टू a लिख दो प्लस ये जो है ना, जो भी टर्म निकालना है ना उससे एक कम 34d, बस हो गया काम। क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 34 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू भी 5 है, ये रख दी हमने। ये बात समझ में आई क्या कि ये 34 कहां से आया? जितना भी यहां होता उससे एक कम लिखा जाता, मतलब ये वाला फार्मूला देखिए ना, जितना भी यहां है उसकी अपेक्षा एक कम, ये सूत्र है एक्चुअल है। कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2 15 और 17 170 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा? 175। मतलब आपको मालूम है कि ये 35, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 35वें नंबर पर जो टर्म आएगी ना वो रहेगी 175, ऐसा बता दिया हमने। आई बात समझ में? अब देखना, आपसे बोला जाए कि 85 कौन सा पद है? जो 85, विच टर्म इन एपी इज 85, इस एपी में 85 कौन सा पद है, कौन सी टर्म है, ये पूछा आपसे। तो कैसे निकालोगे? क्या पूछा क्या है ये बताओ पहले मुझे। आपसे पूछा है n की वैल्यू, कौन सा पद, कौन सा पद? अरे चौथा, पांचवा, 25वां, 40वां, कौन सा पद? आपसे ये पूछा है, और इसका मान दिया हुआ है आपसे an का मान दिया हुआ है। अरे ये कौन सा है? ये कोई पद है ना, तो an का मान है, ये n इज इक्वल टू 85। ये बात समझ में आई क्या? ये n का मान कैसे होगा? अरे आपसे बोला है कि भैया इसमें कहीं ना कहीं आगे जाके 85 आता है, 85 आता है, वो कौन से नंबर का पद होगा, यानी कि n की वैल्यू निकालना, कौन से नंबर का मतलब n का मान, ठीक है। a की वैल्यू मालूम है कि आपको? a इज इक्वल टू कितना है? 5, और d इज इक्वल टू कितना है? 5। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 5, कितना हो गया? आपको an का फार्मूला मालूम है ना, an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d, इसकी अपेक्षा एक कम। अब सारी वैल्यू रख दो, an की वैल्यू कितनी है? 85 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 5। ये 5 इस साइड जाएगा तो 85 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 80 और इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 5। याद रखना, इधर इस 5 को ले जा सकते क्योंकि ये अलग अलग पद है कि ना, टर्म हमेशा जा सकती है। इस 5 को आप इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, याद रहे ये बात है, ये तो जानते ही होगे आप। ये क्या मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज कहा जाती है डिवाइड में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा इतना हो गया, और n माइनस 1।
अब ये 1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 17, 16 प्लस 1। आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा पद है, ये वाला 17, 17वां पद, 17वें नंबर पर आएगा ये पद। आई बात समझ में? ऐसा पूछा जाता है। मतलब ये चारों में से कोई भी चीज पूछी जाए और बाकी की 3 चीज दी जाए तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें। अभी यहां पर देखना क्या बोला है, यदि किसी एपी का सार्वअंतर कोण है 3 है। सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कौन है 3 है। d इज इक्वल टू गिवन या दिया है, d इज इक्वल टू कितना है 3 और 18वां पद इतना है, कितना 18वां पद बोला ना, तो ये 18 इज इक्वल टू कितना है -5, इतना गिवन है। तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए, फर्स्ट टर्म निकालना है आपको। अरे फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन माइनस 1 डी। क्या क्या गिवन है आपको, क्या क्या दिया है, देखिए एनवा पद दिया है, मतलब इसका मान दिया हुआ है कितना -5। एन की वैल्यू दी है आपको, एन की वैल्यू क्या है, अरे 18वां पद, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 18 और डी की वैल्यू भी गिवन है। बस 3 चीजें दी है आपको, मतलब यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। जो पद निकालना है ना, अरे कौन से नंबर का, 18 नंबर का, यानी कि एन का मान 18। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं मालूम प्लस 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो -5 इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 3। बढ़िया आराम से कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। तो -5 इज इक्वल टू ए 17 दिया 51 51 और ये 51 इस साइड जाएगा तो -5 माइनस 51 इज इक्वल टू ए और कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू -56। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा -56। मतलब फर्स्ट टर्म कौन होगी इसकी -56। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब आते हैं मतलब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कुल मिला के, ठीक है। और बच्चे पढ़ते नहीं इसको, तो आज हम एक ही क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। यहां पर एपी का कौन सा पद इतना है, यहां पर बोला अरे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसा डैश डैश डैश, ये कौन से नंबर का पद होगा ये बताना है। कौन से नंबर का पद होगा, मतलब ये कौन से नंबर का पद होगा, तो हम मान लेते कि ये क्या है 90वें नंबर का पद है। कौन सा, इसको ए एन मान लेता हूं मैं, ए एन इज इक्वल टू कितना होगा -47। ये आई के बात समझ में। अरे ऐसा ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कोई नंबर पर आएगा, कौन से नंबर पर आएगा वही पता करना है आपको, -47। तो हमने माना कि वो क्या 90वें नंबर पर आ रहा, ऐसा मान लेते हम। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बताओ जरा। ए की वैल्यू कितनी है 18, डी की वैल्यू कितनी होगी 15 सही 1/2 ऋण 18। मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर। ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 31/2 ऋण 18 बटे कुछ नहीं, मतलब 1 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 31 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5/2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2 आ गई। आपको ए का भी मान मालूम है, डी की भी वैल्यू पता चल गई और ए एन का भी मान मालूम है। ए एन इज इक्वल टू कितना है -47, तो एन का मान ज्ञात करना है। अब आपको फार्मूला मालूम है, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
क्लियर हो गई बात। अब ए एन की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है तो 18 प्लस एन की वैल्यू क्या है तो नहीं मालूम, और डी की वैल्यू कितनी है तो -5/2। ऐसा 18 इस साइड जाएगा तो -47 - 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। इतनी बात समझ में आई। इसमें से इसको माइनस, मतलब दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65 -65 इज इक्वल टू n-1 और इंटू -5/2। अरे दोनों को प्लस करेंगे तो 15 और 1 तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। दोनों नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। अब आपको मालूम है ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे जाती है। तो -65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 तिया 15 और 13 दूनी 26। तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। तो 1 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा ना। आपको पता चल गया कि ये वाला जो पद आएगा ना, ये वाली टर्म आएगी कौन से, 27 नंबर की टर्म रहेगी ये, 27वां पद होगा ये। क्लियर हो गई बात। 27वां पद 27th टर्म रहेगी इतनी। सिंपल काम है। थोड़ा सा जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना तो नॉर्मल पढ़ना चाहिए उसको, उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। स्पीड बढ़ाना है आपको कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के पहले बेसिक हमने ये एक्चुअल हम बेसिक ही समझते जा रहे हैं भाई। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, अभी बेसिक वाली बातें है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करो, ऐसी प्रैक्टिस करो, और फिर स्पीड कैसे बढ़ाना है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी ये 1-2 चैप्टर अपने बचे हुए हैं, उसके बाद में डायरेक्ट फिर हम परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन और ये ऐसे चैप्टर पर आ जाएंगे, डायरेक्ट उस पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए पहले बेसिक वाले चैप्टर अपने हो जाए, ठीक है ना। आपको सामान्यतः ये बेसिक वाले चैप्टर सामान्यतः बच्चे करते नहीं है तैयार है, और फिर डायरेक्ट जब वहां पर जरूरत पड़ती तब अटकते हैं। अरे सर ये क्या नई चीज आ गई है, एपी तो हमने पढ़ा ही नहीं। कई बार बोल दिया जाता कि भैया ये 3 पद जो है वो एपी में है, अब आपको मालूम ही नहीं एपी है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जीपी में है बोल दिया जाता है, जीपी हमें मालूम ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम, फिर नहीं होगा काम। चलिए आगे बढ़ते हम। जांच कीजिए कि क्या -150 इस एपी का एक पद है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दी एपी, इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। क्या बोलना चाह रहा, समझ में आया क्या। अरे मेरे पास क्या है, एपी 11 8 5 2 डेज डेज डेज, आगे जाके -150 आ सकता है क्या, ये पूछना चाह रहा हो। कोई ना कोई टर्म ऐसी हो सकती है क्या कि 150 आएगी माइनस की आगे जाके। तो डिसेंडिंग आर्डर तो दिख ही रहे ना, कम होते हुए तो जा ही रहा ना ये, तो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, हमें कैसे पता चलेगा। आप सोचोगे कि सर यहाँ पर 3 कम हुआ है, फिर 3 कम हुआ है, फिर 3 कम, ऐसा 3 कम करते 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 जाएंगे और -150 तक पहुंचेंगे, पता चल जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम तो मान लेते ना कि ये आएगा, हमें नहीं मालूम कि आएगा कि नहीं आएगा। माना कि ये वाला पद कौन सा, n वां पद है, मतलब ऐसा मान लिया हमने। फर्स्ट टर्म कौन होगी, ये होगी, और डी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 - 11 तो कितना हो जाएगा -3। ये बात समझ में आई क्या। अरे पहला पद तो यही होता है, डी क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, ये डी होता है। और ये आगे चल के -150 आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं मालूम, तो उसको an हमने सपोज कर लिया। an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 d। an की वैल्यू कितनी है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 + n-1, और d की वैल्यू कितनी है -3।
डी की वैल्यू कितनी है -3। ये -11 इधर जाएगा तो -150 -11 इज इक्वल टू n-1 और इंटू -3, तो ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n-1 और इंटू -3। अच्छा, आपको मालूम है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये गुने में है ना भाई, अरे बीच में गुना है ना, तो गुने वाली चीज़ हमेशा नीचे जाती है। तो -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 15 और बच गया 1, तो 3 3 9 और सही 2/3। समझ में आया क्या? अरे 161 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 15 बच गया 1, 3 3 9 10 11 2 और इज इक्वल टू n-1, ऐसा हो जाएगा। या तो कम कुल मिला के हम इसको बोल सकते 66 बोल सकते, 53.67 लगभग ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम। ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 54.67 और इज इक्वल टू n। मुझे एक बात बताओ कि n का मान इतना आएगा, वो वाला पद रहेगा -150। अरे पदों की संख्या ऐसी हो सकती क्या? पदों की संख्या क्या होना चाहिए? अरे मुझे एक बात बताओ, ये पहले नंबर का पद फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये चौथे नंबर का पद है। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 3.5 नंबर का पद है ये? अरे पदों की जो संख्या है वो तो हमेशा प्राकृत संख्या में आएगी ना, नेचुरल नंबर में आएगी ना। ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो हम बोलेंगे कि n का मान यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये -150 आएगा ही नहीं किसी पद में। नहीं आएगा समझ में? अरे ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद। कभी मैं बोलूंगा कि 3.4वां पद है ये? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, ये पदों की संख्या जो है हमेशा प्राकृत संख्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, जो कि नहीं आई है। तो इसका मतलब ये कोई पद हो ही नहीं सकता इस सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता भैया। आपसे क्या बोला है कि 53, 48, 43 और डैश डैश डैश। मुझे एक बात बताइए कि ये कम होते जा रहा कि नहीं? हाँ, कम होते जा रहा। तो कम होते जा रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि फिर नेगेटिव में भी आने लगेगा। अरे कोई संख्या है अगर कम होते जा रही, कम होते जा रही, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर नेगेटिव में भी नंबर आने लगेंगे, ऋणात्मक भी आने लगेंगे। तो पहली बार जो ऋणात्मक नंबर आएगा ना, नेगेटिव नंबर आएगा, वो कौन सा होगा, कौन सा पद होगा? देखिए, कौन सा पद, पहला पद ऋणात्मक होगा, कौन सा नेगेटिव नंबर होगा, वो पूछा है आपसे। अरे कोई ना कोई टर्म रहेगी ना, वो कौन सी पद होगी? अरे कौन सी पद मैच से कर रहेगी ना अपन, जो चीज पूछी जाती है तो उसी को तो सपोज कर लिया जाता, वही तो मान लिया जाता। तो हमने क्या माना कि n वां पद जो है ना, वो पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला नेगेटिव नंबर होगा, पहला नेगेटिव नंबर होगा। और an का फार्मूला क्या होता है? an, तो कहने का मतलब ये वाला जो पद होगा ना, जो भी पद होगा वो शून्य से छोटा होगा कि नहीं होगा? नहीं आई बात समझ में? अरे ये जो भी पद आएगा, पहला ऋणात्मक पद आएगा, वो शून्य से छोटा होगा ना। अरे आपको मालूम है कि भाई नेगेटिव जो टर्म होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है और पॉजिटिव टर्म को 0 से बड़ा बोला जाता है। तो हमने माना कि भैया n वां पद है जो कि क्या है, पहला ऋणात्मक पद है, यानी कि 0 से छोटा है। चलिए ठीक है। an का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 d इज लेस देन 0। a का मान कितना है बताओ जरा? 53। कितना है? 53 प्लस n-1 d का मान कितना है बताओ? d का मान इसमें से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 48 तो 5 कितना? -5 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 48 - 53 -5। इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। अब 53, ये इसको उठा के उधर कर देता हूं मैं,
या तो फिर एक काम करता हूँ ना, 53 को उधर कर देता हूँ, n-1 और -5 इज लेस देन, ये 53 उधर जाएगा तो -53 हो जाएगा ना, अरे इधर से उधर जाएगा तो -53, और -5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू -53 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन, n इज लेस देन, ये 1 उस साइड जाएगा तो 53 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो n इसका एलसीएम आ जाएगा 5, तो 53 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 58, तो n का मान क्या हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 5। आया क्या समझ में? अरे सिंपल काम किया है ना, ये यहाँ से शुरुआत हुई भाई, ये छोटा है सबके मान रख दिए, ये उस साइड गया तो माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो ये हो गया, अब 50 और इसको 1 को उधर ले गया तो ऐसा हो गया 58 और कितना हो जाएगा 5 का 5 5 का 5 5 का 5 और 3/5 और n का मान। जो पहला ऋणात्मक फर्स्ट नेगेटिव नंबर रहेगा ना, वो 11 से ही 3/5 से छोटा रहेगा। ये बात समझ में आई? मैंने बोला कि मेरे पास 11 रुपये 50 पैसे से कम है, रुपये है, या 11 रुपये 55 पैसे से कम है, तो इसका मतलब 11 रुपये तो है ना मेरे पास। सेम n की वैल्यू जो है वो 11 सही 3/5 से कम है, मतलब उससे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 11 होगी, 11 होगी, तो अतः n का मान कितना होगा 11 होगा। 11वां पद ऐसा पद होगा कि जो पहला ऋणात्मक पद होगा। आई बात समझ में? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ऐसा लग रहा है ना कि इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या हमें, ऐसा नहीं है भाई। आपने ये किया, ये फार्मूला थोड़ी लिखा जाता, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, फार्मूला थोड़ी लिखा जाता है, डायरेक्ट ये इधर गया, इससे ये हो गया, 1 को प्लस कर दिया और डायरेक्ट इस स्टेप पर आया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन वो थीम आपको कैसा करेंगे उसमें नहीं उलझना है फिर ना, कैसा करेंगे वो उसकी तो आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। तो जब तक हर टाइप का क्वेश्चन लेके आए हम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए। देखिए अभी आप बोलोगे कि सर इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, हाँ। अब देखिए क्या बोला है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कौन है, 16 है। थर्ड पद टर्म कौन है इसकी, थर्ड टर्म क्या है, 16 है। एक तो कंडीशन ये बोली है जिसका तीसरा पद कौन है, 16 है, और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। ये क्या बोल दिया है यहां पर, जो सातवां पद होगा ना, सातवां पद जो सातवां पद होगा, क्या बोला है, जो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो पांचवा पद होगा ना, पांचवा पद उससे 12 अधिक है, बोला ना। ये वाली बातें समझ में आती क्या? देखना, एक राम है और एक गोपाल है, दो दोस्त है। राम के पास गोपाल की अपेक्षा 10 रुपए ज्यादा है। राम के पास गोपाल की अपेक्षा कितने ज्यादा है, इसके पास कितने ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है। मतलब गोपाल के पास अगर मैं 10 रुपए और जोड़ दूं तो दोनों के पास बराबर हो जाएगी ना। ये बात समझ में आती क्या ऐसी? राम के पास गोपाल की अपेक्षा 10 रुपए ज्यादा है, मतलब ज्यादा किसके पास में, इसके पास, कम किसके पास है, इसके पास। तो जिसके पास जितने कम है, 10 रुपए कम है, तो इसमें 10 को प्लस कर दूंगा मैं, तो दोनों बराबर हो जाएगी ना। यही काम होता है। देखिए सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, अरे ये ज्यादा है इससे, तो इसमें 12 को प्लस करूंगा तो बराबर हो जाएगा, या तो फिर इसमें से 12 को माइनस कर दूंगा तो भी बराबर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब देखना, बड़ा सिंपल सा काम है। ये प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अरे जो भी पद होता है उससे एक कम d लिखा जाता कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना।
और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d। समझ में आया, a प्लस 4d और प्लस 12। आई बात समझ में? देखना, यह 7 लिखा है तो 1 कम d, या 5 लिखा तो 1 कम d और प्लस 12। ये इस साइड जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो ना। और ये 4d इधर जाएगा तो 6d में से 4d माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो d का मान कितना हो जाएगा, 6, 2 6 12। ये 4d इधर जाएगा तो 2d और 2d इज इक्वल टू 12, तो d का मान कितना हो जाएगा, 6। d की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, तो a प्लस 2d, 2 और d का मान कितना है, 6 बराबर से 16। तो a बराबर से ये धन कितना हो जाएगा, 12 बराबर से 16। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 तो 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद इतना इतना। अब AP निकालना है तो पहला पद कौन होगा, A1 इज इक्वल टू 4 आ गया ना। दूसरा पद कौन होगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। और दूसरा पद क्या होगा, AP मतलब पहला दूसरा तीसरा पद निकालना पड़ेगा ना। तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। और थर्ड टर्म कौन होगी, थर्ड टर्म A प्लस 2D। अरे जितना भी A है उतना उससे 1 कम D। तो 4 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, 6। तो 6 दूनी 12 और 16 कितना हो जाएगा, 16। तब AP क्या हो जाएगी, AP पहला पद कौन है, 4, दूसरी 10 और 16 और डेज डेज डेज। जब भी आपसे AP बोली जाती है ना तो कम से कम 3 टर्म लिखना है। कई बच्चे 2 टर्म लिखते जो कि गलत है। मैंने बताया ना, 2 टर्म के बेस पर आप कोई सीरीज या सीक्वेंस नहीं बना सकते, कम से कम 3 टर्म होना चाहिए। तो 3 टर्म आपको लिखना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब किसी AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, 31th टर्म, ये निकालना है आपको। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 6वां पद 73 है। बहुत बढ़िया है। 11वां पद क्या दिया हुआ है, 11वां पद कौन, 11वां पद कौन है, 38 और 6वां पद A6 इज इक्वल टू कितना है, 73। मुझे एक बात बताए कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 73। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये और ये हो गया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन याद आई क्या, जरूरत पड़ेगी नहीं लीनियर इक्वेशन की। भैया लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण ऐसा चैप्टर है कि हर जगह जरूरत पड़ेगी। अब आपको दोनों के बेस पर A और D की वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, A प्लस 5D, देखिए A प्लस 5D इज इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं मैं। तो माइनस में ऐसा, अब आप ये मत बोलना कि सर कैसा, हैं क्यों, क्योंकि वो आपको रैखिक समीकरण मेथ्स में यही तो होता है, एक चैप्टर दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अब इसीलिए मैं उसी सीक्वेंस से चल रहा हूं। मुझे मालूम था कि जब हम ऐसे चैप्टर करेंगे वहां पर लीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक की भी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया है। AP की भी जरूरत पड़ेगी, GP की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर जब मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करूंगा तो आप मुंह के इधर देखेंगे। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना, उसके कम से कम हर मेथड के आपने 20-20 क्वेश्चन लगा के देख लिए होंगे। जब क्वाड्रेटिक पढ़ी तो मैंने तीनों मेथड बताया था, तो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उसके तीनों मेथड के 20-20 यानी कि 60 क्वेश्चन लगा के देख लिए होंगे। और लगा के देखे होंगे तो फिर फटाफट बनेगा आगे। और आप सोचोगे कि नहीं मैं तो सर लीनियर इक्वेशन तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। और मेरे को कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन भी होना है मेरा, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे को लीनियर इक्वेशन का कोई क्वेश्चन दिखा नहीं,
नहीं दिखेगा ना, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी दिखेगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? 5d में से इसको माइनस करेंगे तो -5d, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, 5 और ये 4 और 3 35 काय का प्लस का, तो d इक्वल टू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय -5, और -5 से 5 7 35 -7, d की वैल्यू कितनी आ गई? -7। d की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, इसमें रख देता हूं मैं, तो a + 5 d की वैल्यू कितनी है? -7 इज इक्वल टू 73, तो a - 35 इज इक्वल टू 73, और ये इस साइड जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 73 + 35 है ना, तो 8 10, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108। a की वैल्यू भी आ गई और d की भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या बोला है? 31st टर्म निकाल लो। कौन सी? 31st टर्म। क्या होगा? a31 इज इक्वल टू a + 30d। आई बात समझ में? जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम d। a की वैल्यू कितनी है? 108 + 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -7, तो कितना हो जाएगा? 108 माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो -210, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 102, तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? काय का? माइनस का, ये 31, बस इतना इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, सिंपल है ना? तो 31st टर्म -102 हो जाएगी। तो आपको ऐसा लिखते हुए जाना है, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाना है। आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप 10th की बुक उठा लो, एपी पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ढेर सारे क्वेश्चन है उसमें, हैं? तो क्वेश्चन बना के देखो। अब देखते हैं हम n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में कौन है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये n पदों तक का हमें क्या करना है? योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? मतलब इनको सबको प्लस कर दो। अब ये प्लस करने के बाद में क्या आएगा? तो इसका जो योगफल होता है, जो सम होता है, उसको SN से प्रदर्शित किया जाता है, सम ऑफ n टर्म। SN मतलब सम ऑफ n टर्म को क्या करना है? हमें प्लस करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ। तो इसका फार्मूला होता है n/2, जितनी भी टर्म रहेगी उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, और 2a + n - 1d। ठीक है ना? ये इसका फार्मूला होता है। या और एक फार्मूला होता है SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को L से भी डिनोट किया जाता है या ऐसा भी किया जाता है। कहने का मतलब ये हमारे पास में दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है n पदों का योगफल निकालने का, और एक फार्मूला ये है। तो ये दोनों में से जो भी उचित लगे वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल फार्मूले को देखने के बाद में क्या लग रहा हमें किसकी ये पहले वाले फार्मूले की बात करते हैं हम। इसमें किसकी जरूरत है? SN की जरूरत है, n की जरूरत है, A है और D है। कितनी चीजें हो गई? 4। कितनी चीजें हो गई? 4। अब ये 4 में से जब भी 3 मान आपको गिवन है, 3 वैल्यू गिवन है, तो हम चौथी वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब n, A और D मालूम है तो सम निकाल सकते हैं, सम मालूम है, A मालूम है, D मालूम है तो n निकाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें कितनी वैल्यू है ये देखिए जरा। एक तो SN है, एक n है, ये A है, और एक L का मतलब लास्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म यानी कि AN। यहां पर भी 4 चीजें दिखाई दे रही है। जब आपको D दिया हुआ है तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब अंतिम पद दिया हुआ, लास्ट टर्म दी हुई है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना है। बात क्लियर है? तो केवल सम के लिए 2 फार्मूले, कुल मिला के अगर हम पूरे एपी की बात करेंगे तो केवल 3 फार्मूले से हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना? तो 2 सम वाले फार्मूले और एक जनरल टर्म वाला फार्मूला। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। एपी के पहले 22 पदों का योग मतलब S22, इसका योगफल कितना है का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग ज्ञात करना है हमें, जिसमें d का मान कितना दिया है, जिसमें d बराबर से दिया हुआ है 7 और A22 का मान कितना दिया 149, इतना दिया हुआ है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? मतलब 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, पहले के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यस एन का फार्मूला क्या होता है? यस एन इज इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n-1d, ऐसा फार्मूला होता है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपको किसका किसका मान मालूम है ये देखिए आप। n का मान मालूम है, n का मतलब 22 है ना 22। a का मान मालूम नहीं है, d की वैल्यू मालूम है, हाँ d की वैल्यू मालूम है, और n की भी वैल्यू नहीं मालूम। n की वैल्यू मालूम है ना 22 मालूम है। ओवरऑल आपको a की जब तक वैल्यू नहीं मालूम रहेगी तब तक आप इसका मान नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको यहां पर दिया हुआ A22 इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनता है a प्लस n-1 यानी कि 21d। ये बात समझ में आई क्या? यहां 22 है तो यहाँ 21 हो जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी है 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 और d की वैल्यू कितनी है 21 और d की वैल्यू कितनी है 7। तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 47 147। अब 147 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a का मान हमें पता चल गया। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये सारे मान पता चल गए ना। S22 देखना S22 n का मान कितना है 22 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रख दो 2 प्लस n-1 यानी कि 21 और d का मान कितना है, d का मान 7। ये बात समझ में आई क्या? अरे n की वैल्यू 22 क्योंकि 22 पदों का निकालना है तो 22 n 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 और d की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 2 हमारी निकल चुकी है। बस कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा 11। ये हो जाएगा 4 प्लस 147 कितना हो जाएगा 147 और 151 11 इंटू 151 और 11 का ये हो गया और 55 56 5 और 11 और 5 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो 22 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो है बड़ा सिंपल सा काम, बस फार्मूला लगाना है और प्रॉपर प्लानिंग करना है। देखना यदि किसी एपी के 6 पदों का योग कितना है 36 है। देखना 6 पदों का योगफल है, 6 पदों का योगफल कितना है 36 है। और क्या दिया है पहले 16 पदों का योग कितना 256 16 इज इक्वल टू कितना 256 इतना दिया हुआ है। तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या निकालना है S10 निकालना है, ये वाला ज्ञात करना है। क्या की जरूरत है, n का तो मान मालूम है आपको 10 और a और d का मान मालूम होना चाहिए। बस a और d का मान मालूम रहेगा तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखना S6 का फार्मूला क्या बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 2। अरे ये फार्मूला होता है ना Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला है। तो n की वैल्यू कितनी S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 मतलब 5d और इज इक्वल टू कितना हो गया 36। और ये 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 3 तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सेम अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यह 16 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस 15d और इज इक्वल टू 256। 2 से ये 8 बार कैंसिल और 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 8 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो
तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू इतना, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। बस लीनियर इक्वेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कई सारे चैप्टर है जहाँ पर लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना हो गया 32, ये इक्वेशन सेकेंड है। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 10d इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 20, तो d माइनस 20, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 2, d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, यहां पर रख दो या तो इसमें रख दो। d की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 32 माइनस 30, है ना, 15 दूनी 30 और उधर जाएगा तो माइनस 30, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1। ये और d पता चल गया ना, अब यस 10 निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यस 10 का फार्मूला क्या बनेगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। अब a और d की वैल्यू रख दो, यहां पर हो गया 5, 2 इंटू a का मान 1 और 9d का मान कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा यस 10 इज इक्वल टू 2 और 18 20 और 100 20 25 100, तो 10 पदों का योगफल कितना हो गया 100। ये ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लेंदी प्रोसेस, मतलब यानी कुल मिला के बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे लेवल पर आता है ना। कैलकुलेशन ऐसा होता है कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए ना। जब इस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब हम वो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी में इसके n पदों का योगफल क्या दिया हुआ, यस n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 6n माइनस n स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अरे कोई भी पद ज्ञात करना है, कोई भी टर्म निकालना है, 25th टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है, 25th टर्म निकालना है। जब 25th टर्म निकालना है तो आपको किसकी जरूरत है, ए और डी की जरूरत है। तो ए और डी हम इससे निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि यस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां पर 1 रखो, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। क्या मतलब हुआ इसका, एक पदों का योगफल, मतलब अरे सिंगल पद, एक पद जो रहेगा ना उसका योगफल कितना है 5 है। इसका मतलब अरे एक पद का योगफल का मतलब क्या हुआ, पहले पद को ही बोला जाता है। तो यस 1 जो है रहेगा ना वो क्या रहेगा, a1 रहेगा, मतलब a रहेगा। अब जहां जहां n है वहां पर 2 रखो, तो यस 2 पता चलेगा। यस 2 मतलब 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 और कितना हो गया 8। देखिए पहला पद कितना आ गया 5 और a1 प्लस a2 कितना आ गया 8। मुझे एक बात बताइए कि दोनों पदों का योगफल कितना है 8। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a2 आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s2 माइनस s1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, s2 माइनस s1। s2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 5, तो कितना आ गया 3। अब आपके पास में दूसरा भी पद आ गया, पहला भी पद आ गया, तो d बराबर से क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि a2 की वैल्यू कितनी है 3 और a1 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा -2। मतलब आपके पास a की वैल्यू आ गई है, पहला पद कौन है 5 और d की वैल्यू आ गई है -2। अब जो चाहिए वो निकाल लो, आप जो पद चाहिए वो निकाल लो। कौन सा पद चाहिए हमें, 25वां पद चाहिए। तो ये 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस इससे ये कम d, तो 24d। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 24 और d की वैल्यू कितनी है 24 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो ये आएगा 5 माइनस 48 और 48 में से इसको माइनस करेंगे तो -43। a25 इज इक्वल टू -43, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, उसको अगर प्लानिंग से करें तो प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, अगर आपको 1 + 2 + 3 + 4 + डेज 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 n तक योगफल ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाता है n + 1 / 2, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो कितने n का मान कितना है? 1000। तो n का मान 1000 रख दो, तो 1000 × 1000 + 1 / 2। तो ये इससे कितने बार 500 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 × 1001। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 500। बस ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल काम है ना, फार्मूला मालूम होना चाहिए। 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है, देखिए 100 से बड़ी होना चाहिए, 200 से छोटी होना चाहिए। 100 क्या 4 से विभाज्य है क्या? हाँ है। तो 100 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाज्य होगी? तो 104, 104। और इससे छोटी कौन सी? ये 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। तो इससे छोटी कौन सी संख्या होगी जो 4 से डिविजिबल हो? 196। और मुझे एक बात बताओ कि डिफरेंस कितना है? 4, 4 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 4 को प्लस करेंगे, 4 को प्लस करेंगे और इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे। कहने का मतलब आपको ए का मान मालूम है 104 और डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या इतनी, सबसे बड़ी संख्या इतनी जो 4 से विभाज्य है। तो यस, सबका योगफल निकालना ना, यस n। अब हमें यह देखना है कि भाई कितनी संख्या होगी ये, अरे यहां से लेके यहां तक कितनी संख्या होगी? तो यस n, सॉरी ए n का फॉर्मूला लगाएंगे। ए n = क्या हो जाएगा? a + n - 1 d, n - 1 d। ए n का मान मतलब अंतिम पद कौन है? 196। 196 = a मतलब 104 और प्लस n - 1 प्लस n - 1 और d का मान कितना है 4। ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 92 है ना, ये इस साइड जाएगा तो इस कुल मिला के इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, = n - 1 और इंटू 4। 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 92 / 4 = n - 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 = n - 1 और ये इस साइड जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 24। आपको मालूम है कि n का मान कितना है 24 है। तो यस n का फार्मूला लगा दो। यस n = क्या होता है n/2 और a + l, यानी कि अंतिम पद जब मालूम रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाओ। n की वैल्यू कितनी है 24 / 2, प्रथम पद 104 और अंतिम पद कौन है 196। तो ये हो गया 200, 300, 300 और 12 × 300 और ये हो जाएगा 12 × 3600, 3600। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अप्लाई करके देख सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश की, लेकिन आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्या है इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। कहने का मतलब यह है कि पूरा कंप्लीट चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, हर टाइप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर किया है। और वो डिपेंड करेगा कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन की कम से कम 20-25 आपको क्वेश्चन लगा के देखना है, तभी वो जो एपी है वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। जब भी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।